निशान। आखिर इस हादसे का कौन है जिम्मेदार, क्यों है हाथरस में हाहाकार? इन तमाम सवालों के साथ हमारे खास मेहमान जो जुड़ गए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। आचार्य राज मिश्र हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य SS रावत भी हमारे साथ जुड़े हैं, मां चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और ओवैस भी हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ओवैस आपका रुख करना चाहूंगी। क्या अपडेट आपके सामने आ रहा है? हाथरस मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं, जहां वो घायलों से मुलाकात करेंगे, घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे। जांच कहां तक पहुंची और बाबा की तलाश भी हाथरस में तेज है। बिल्कुल, देखिए, चंद घंटों की दूरी और चंद घंटों का फासला, 24 घंटे के अंदर में जो जांच का आंकड़ा वो साफ हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे और अब कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री की टेबल पर जांच रिपोर्ट होगी। फिलहाल मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। ये वही घटनास्थल है, आपको यहाँ से पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होंगी, यहाँ पर आपको इस ग्राउंड के अंदर में सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। किसी का मोबाइल पड़ा है, किसी बच्चे के मासूम के चप्पल आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, तो किसी के जूते नजर आ रहे होंगे। सामने फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। लगातार यहाँ से जो लाशें हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से 4 लाशों को अभी और निकाला गया है और उनको निकालने के बाद जिला अस्पताल की तरफ उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। ये वही घटनास्थल है, ये वही ग्राउंड है जहाँ पर भगदड़ मची थी और जहाँ लोगों की कुचलकर मौत हो गई। 116 से लेकर के आंकड़ा 121 पहुंच गया। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो सामने वाला जो ग्राउंड है, ये वही ग्राउंड है जहां पर बाबा के प्रवचन चल रहे थे। ठीक है, यूपी में जो प्रवचन चल रहे थे वो मौत के प्रवचन बन गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान ले रखा है और लगातार घटनास्थल पर मुख्यमंत्री अभी ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि पहुंच सकते हैं। तमाम जो जांच है वो दर से दर तक जाती हुई नजर आ रही है। मुख्य सचिव के साथ साथ में डीजीपी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। कल से लगभग 6 बजे के आसपास से लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी लगातार हाथरस के अंदर में डेरा डाले हुए हैं। बारीकी से जांच की जा रही है, लोगों से वार्ता की जा रही है और एक एक बंदी को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार पूरा माजरा और पूरा मामला क्या है। वही बाबा का फरार होना और बाबा का सामने ना आ पाना अपना जाहिर तौर पर ये सवाल खड़ा करता है। हालांकि बाबा सामने आता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और जांच कैसे आगे बढ़ती है देखना होगा। ओवैस, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे खास मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य राज मिश्र जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आप तीनों से ये रिएक्शन ही जानना चाहते हैं इस हादसे पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, प्रतिक्रिया की अगर बात करते हैं तो बहुत दुखद है ये हादसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे हादसे में शायद प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द नहीं होते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति हुई है और कहीं ना कहीं चारों तरफ से इसमें लापरवाही हुई है, हर एक तरफ से लापरवाही हुई है, साधारण नहीं है। चाहे वो प्रशासन की तरफ से उठा करके देखा जाए, प्रशासन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कितने लोगों की वहां कैपेसिटी है, कितने लोग वहां उपस्थित हो सकते हैं और उसके साथ वहां पर उससे ज्यादा अगर लोग हैं तो प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद थे। अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं तो कार्यक्रम को बीच में रोकने की प्रक्रिया होनी चाहिए कि भाई बीच में रोका जाए, लोग ज्यादा हो रहे हैं, इससे दिक्कत होगी। जब वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जब वहां पर जाकर के डिटेल्स मांगी गई कि भाई कितने लोग यहाँ आएंगे, जो भी संख्या उनको दी गई और उसके बाद उस संख्या के बाहर निकलने आने जाने की व्यवस्था क्या थी, उसको लेकर के प्रशासन को कहीं ना कहीं पूछना चाहिए था। तो अगर इस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया पर बात करें, मतलब इस घटना की बात करें, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और जो परिवार पर एक गहन दुख हुआ है उसको सहने की शक्ति जरूर प्रदान करें। लेकिन जो परिस्थिति हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर उस कार्यक्रम के रहे हैं, ऑर्गेनाइजर को देखना चाहिए था कि भाई ठीक है, इस पर भी मैं आऊंगी। चेतनानंद जी, आप क्या कहेंगी इस हादसे पर? आप किसको जिम्मेदार मानती हैं, क्या देख रही हैं आप? अत्यंत सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं मृतकों के परिवार के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उसके पश्चात अगर बात करें कि किसकी जिम्मेदारी थी, तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी थी, प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी थी। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया ऐसा लगता है। ना तो ऑर्गेनाइजर्स की मंशा क्या थी इस आयोजन को करने की और कैसे उन्होंने इतने लोगों को वहां आने दिया, और फिर प्रशासनिक तंत्र को अगर कोई संख्या दी गई थी तो प्रशासनिक तंत्र ने उस संख्या से ज्यादा लोगों को वहां कैसे प्रवेश होने दिया। मुझे लगता है एक बहुत छोटा सा गांव है जिसमें सब कुछ हो रहा था। दूसरी बात ये है
एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि ये किस तरीके का बाबा है जो जिसका कोई वो जूते पहनकर मंच पे बैठे हैं और जिस तरीके से वो उन्होंने आज अभी तक भी लगभग 12 घंटे से ज्यादा होने जा रहे हैं, अभी तक भी कोई एक रिएक्शन अपने भक्तों के प्रति नहीं दिया। वो भाग गए हैं और उनकी तलाश जारी है। मुझे लगता है कि किसी भी कोई भी धर्माचार्य, उन्हें धर्माचार्य कहना या किसी भी प्रकार का से सनातन से जोड़कर देखना अपराध होगा। हम नहीं समझते कि इस तरीके के लोग सनातन के हितैषी हैं और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एच.एस. रावत जी। जी आसमा जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए इस प्रकार के हादसे बहुत पहले से होते आ रहे हैं और ये होते रहेंगे क्योंकि इसमें लापरवाही होती रहती है। इसमें भीड़ इकट्ठा जब होती है तो उसमें बहुत सारे लोग जिम्मेवार होते हैं। अभी अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हज में बहुत सारे मुसलमान गए हुए थे, वहां पर 500-700 लोग अचानक दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार के हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इसे सबक लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है, जो छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं जाती हैं उनको नहीं निकलना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है, आप घर बैठ के सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल के ऊपर सत्संग सुन सकते हैं। पहली बात तो इनको अवेयर रहने की जरूरत है और इतनी पागलपन नहीं होना चाहिए कि उसके पैरों को छूने के लिए इतनी भगदड़ मच जाए। तो पैरों को ही नहीं, धूल पाने के लिए लोगों की जो भगदड़ है वो यहाँ पर मच गई थी। जी आसमा जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जब भी कोई सत्संग करता है बाबा तो उसको सबसे पहले अपने भक्तों को समझाना चाहिए, उनमें कम से कम अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। वो खुद बाबा के अंदर संस्कार नहीं है तो दूसरों में क्या संस्कार देगा। बिल्कुल, सूटेड बूटेड टाई पहनकर मैं इस चर्चा को जारी रखूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बड़ा खुलासा, बाबा के ऊपर दर्ज कई मुकदमे, तो एक मुकदमा यौन शोषण का भी दर्ज है। तो देखिए अब बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर, बाबा के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, यौन शोषण का भी एक मुकदमा बाबा के ऊपर दर्ज है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने ये बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए हादसे के बाद से लगातार जो बाबा है वो अंडरग्राउंड है और क्या कुछ कहना है पूर्व डीजीपी का, ये सुनिए। हाथरस में कल दिनांक 2 जुलाई 2024 को हुई दुर्घटना एक ऐसी त्रासदी थी जो कि पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थी। बताया जाता है कि दुर्भाग्य से उसमें 121 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं। अब एडीजी आगरा और कमिश्नर आगरा के द्वारा एक प्रशासनिक जांच की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उसका दोष निर्धारित किया जाए। जो त्रुटियां थी व्यवस्था में उसको भली भांति उसकी जांच की जाए और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। तो देखिए पूर्व डीजीपी को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर एक बड़ा खुलासा यहां पर कि बाबा के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, एक यौन शोषण का भी केस दर्ज है। चेतन जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मैं तो कह रही हूँ कि संदिग्ध जमावड़ा था, गरीब लोग हैं, उनको किस मंशा से वहां मोटिवेट करके लाया गया था ये जांच का विषय है। गंभीरता से इस बाबा की जो सनातन को बदनाम करने के लिए इस तरीके के आयोजन करते हैं उनकी जांच होनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, इस बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी आपको बता रही थी कि किस तरीके से इतना लंबा अरसा हो गया। कल 3 बजे की घटना है, आज लगभग 10:15 बजे हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने भक्तों के प्रति एक भी संवेदना की कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जांच का विषय यह है कि इस तरीके के जमावड़े की मंशा क्या थी, क्योंकि जो जैसा क्राउड वहां दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो प्रताड़ित हैं या जिनको कोई दुख है, उनको वहां इकट्ठा किया गया था। और इस इकट्ठा करने के पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा कोई ज्ञाता है। अगर धर्म का कोई ज्ञाता होता है तो वो अनुशासन में, आप देखते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जी के जब आयोजन होते हैं तो उनके सेवक लगे रहते हैं लगातार व्यवस्था बनाने में, क्योंकि उनकी और वो मंच से अनाउंस करते रहते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, गर्मी बहुत है, कम लोग आइए।
तो लेकिन इस तरीके का कम लोगों की अनुमति लेके 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसके पीछे आयोजकों की, उस बाबा की अपनी मंशा क्या थी। और देखिए, ऐसे लोगों को जो बल मिलता है वो नेताओं से भी मिलता है। 3 जनवरी 2023 को अखिलेश यादव जी ने इनके साथ मंच शेयर किया था। तो ये किस तरीके की भीड़ थी, ये जरूर जांच का विषय है और गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, आयोजकों की भी और इस तथाकथित बाबा की भी। बिल्कुल, आयोजकों पर जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम बाहरी तौर पर जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी बरते हुए थे, लेकिन अंदर की जो साइड थी, वो आंतरिक जो जिम्मेदारी थी वो आयोजकों की थी। आचार्य राजमिश्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि 12,000 सेवादार और लाखों की भीड़, सिस्टम फेल हो गया। देखिए आसमा जी, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज बात आ रही है कि वो बाबा, हाँ वो पुलिस प्रशासन में ही वो बाबा थे जिनकी बात की जा रही है, मैं उनको नहीं जानता, ये कंफर्म है। अच्छा, वो बाबा आज इस चीज का दोषी था या उस चीज का दोषी था या इसका, आखिर पहले प्रशासन क्या कर रहा होता, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि वो किसी चीज का भी अगर दोषी है तो क्या वो रिकॉर्ड पुलिस के पास पहले नहीं होता है, क्या वो रिकॉर्ड प्रशासन के पास पहले नहीं होता है। देखिए, मैं स्वयं कथावाचक हूं और मैं इस चीज को जानता हूं कि पब्लिक को कंट्रोल करना या कितनी पब्लिक आएगी या कितनी पब्लिक नहीं आएगी, ये किसी भी कथावाचक के हाथ में नहीं होता, इसको ध्यान रखिए। मंच पर बैठ करके कथावाचक ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाता है। जनरल सी बात है कि वो व्यक्ति दोषी है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ये गलत है। कहीं ना कहीं इस पर सब कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। लेकिन जहां तक बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के डिसीजन नहीं ले सकता है कि पब्लिक मैनेज कैसे किया जाएगा, कितनी पब्लिक आएगी और कितनी पब्लिक नहीं आएगी। ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अध्यक्षता में और साथ साथ एक एफआईआर दर्ज की गई है थाना सिकंदराव पे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या गलती है इसको आकलन करने के लिए ये जांच समिति बनाई गई है। जी, इसमें पूरी तरीके से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी प्रशासनिक गलती है, अधिकारियों की या किसी भी एजेंसी की, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जांच में थोड़ा सा समय लगता है। वो जांच शुरू हो गई है और अभी पहले 24 घंटे हमारी चुनौती ये है कि हम घायलों को सही उपचार दिला पाएं, जो हमने दिला दिया है। मृतकों को के परिवारों को सांत्वना दें, उनके घर तक सरकारी व्यय पे अंत्येष्टि का प्रबंध करें और 19 अभी ऐसी बॉडीज हैं जिनको हम लोग शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले 4-5 घंटे में हम लोग शिनाख्त कर लेंगे। एक लंबा अनुभव है आपका प्रशासनिक गलती आपको लगे कहाँ चूक दिख रही, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों के आने का इंतजाम था, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे, कुछ महिला की सुरक्षा रही थी, वो भी बुरी तरह से घायल है। जो पुलिसकर्मी, विशेषकर हमारी महिलाएं, उन्होंने बहादुरी से के साथ इस गंभीर घटना से निपटने का प्रयास किया। उनमें से कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं, उनके इलाज की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। कोई गंभीर ऐसी बात उसमें नहीं है, लेकिन ये आपकी बात सही है और इसीलिए एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है जो इसका परीक्षण कर रही है कि कौन सी एजेंसी, कौन से आयोजक इस घटना के लिए दोषी हैं। दोषी तो कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि बहुत गंभीर घटना हुई है। कौन है, कितना दंड मिलना चाहिए। तो देखिए, जांच की बात यहां पर हो रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि जब इस तरह से हादसा होता है, इस तरह की घटना घटती है, तभी क्यों इस पर गंभीरता बरती जाती है, इससे पहले ही कदम क्यों नहीं उठा लिए जाते ताकि इस तरह की जो तस्वीर है वो यहां पर ना देखने को मिले। चेतनानंद जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सवाल यहां पर ये इसलिए भी है क्योंकि यहां पर तो हमने देखा कि इस तरह से लाखों की भीड़ जो है वो यहां पहुंची थी इस समारोह के दौरान, लेकिन जहां हमारे जो ग्राउंड पर संवाददाता है, उनके सबसे पहले जो आश्रम जिस गांव में है, जिस गांव से खुद बाबा भी हैं, वहां के लोगों ने ये सवाल किया। उनका भी ये कहना है कि वो विश्वास नहीं करते हैं, वो उनके आश्रम नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जब गांव के ही लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो पूरी तरीके से सिर्फ सिस्टम पर ही ठीकरा फोड़ देना, ये कहां तक उचित आप मानती हैं? साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा दूध से नहाता था और फिर नहाकर उस दूध से खीर बनाई जाती थी, ये परोसना, ये कितना उचित आप मानती हैं?
नहीं, देखिए कि सनातन को बदनाम, आशिमा जी मैं तो बता ही रही हूँ आपको कि सनातन को बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। ये जो बाबा है, जो जिस तरीके से इसके ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और इसके इतर एक और बात है कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई। आप अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि कथावाचक के हाथ में नहीं होता, निश्चित रूप से कथावाचक के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक धर्मगुरु जो व्यास गद्दी पर बैठा है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने सेवादारों को या आयोजकों को ये निर्देश दे कि अगर किसी क्षेत्र की 10,000 लोगों की सीमा है तो 1 लाख लोग नहीं आने चाहिए। और प्रशासनिक तंत्र, देखिए प्रशासनिक तंत्र कहाँ फेल होता है, जब हम किसी धर्माचार्य या इस तरीके के किसी बाबा के आयोजन में जाते हैं तो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, परेशान लोग हैं, अपने दुख से परेशान हैं, इसलिए वो ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। तो करते हैं तो वो खुद अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को यहाँ पर समझाएं कि आप इतनी भीड़ में ना पहुंचे, क्योंकि कई कथावाचक ये भी कहते हैं कि आप टीवी पर बैठकर आप हमारी कथा को सुन सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, ग्राउंड से संवाददाता ओवेंस भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओवेंस, क्या अपडेट है? देखिए एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है पूर्व डीजीपी की तरफ से कि बाबा पर कई केस दर्ज है और एक यौन शोषण का भी। बिल्कुल, देखिए बाबा पर 5 केस दर्ज हैं और इन 5 केसों को की अगर बात की जाए तो बाबा का विवादों से पुराना नाता है। हालांकि 5 केस जो दर्ज है जिसमें से 1 केस यौन शोषण का भी है। लगातार बाबा के साथ विवादों का पुराना नाता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। फिलहाल की अगर बात की जाए और अपडेट की बात की जाए तो 121 लोगों की अभी तक लगातार मौत हो चुकी है और 28 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एटा की अगर बात की जाए तो एटा के अंदर में 27 शव कल भेजे गए थे, जिसमें से 20 के पोस्टमार्टम हो चुका है, 7 बचे थे, जिसका भी चंद घंटों के बाद जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो पूरी कर दी जाएगी। साथ ही साथ में जो घायल हैं उनका उपचार लगातार चल रहा है। 100 से ज्यादा लोग कल बेहोश हो गए थे, उनको में भी होश आया है और होश आने के बाद जिसमें से जिनका उपचार चल रहा था जो घायल थे उनमें से आधों से ज्यादा की अभी तक छुट्टी भी कर दी जा चुकी है। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये घटनास्थल है, ये वही घटनास्थल है जहाँ पर जो ये धूल जो इस ग्राउंड की आपको बता रहे जो बाबा के चरणों की धूल उनके लिए सौगात बन सकती थी, लेकिन वो उनके लिए मौत के घाट उसमें और धूल ने उनको उतार दिया है। वो चरणों की धूल जो मौत का घाट का रूप देके चली गई और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार अभी भी यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बारीकी के साथ में जो सामान है उसके तलाशने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो लाशें हैं, स्कॉट डॉग है, वो लगातार जो आसपास के खेत है, क्योंकि जब भगदड़ मची तो बराबर वाले खेतों के अंदर भी लोगों का आना जाना शुरू हुआ और भगदड़ के दौरान में जो जहां पर गिरता चला गया उसको वही कुचलता चला गया और वो कुचलने के बाद उसकी मौत होती चली गई। कुछ लोग, क्योंकि कल गर्मी का समय है, घुमस का टाइम था, घुमस हो रही थी, तो उस दौरान भी लोगों के दम घुटने से भी कुछ लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जो यहाँ पर ग्राउंड के अंदर चप्पल पड़े हुए हैं, चप्पल, जूते और जो सामान है, ये अपने आप में खुद बयां कर रहा है कि किसी को आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आंसू अपने आप उसके निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो हादसा है खुद अपना आप एक बहुत बड़ा दस्तक देता हुआ ये जो हाथरस का दर्द है वो लोगों की आंखों के सामने और आंखों के अंदर में आंसुओं के रूप में बदलता हुआ नहीं बल्कि एक तस्वीर के रूप में खिंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुख्य सचिव और डीजीपी ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। कल से हाथरस के अंदर में उन्होंने डेरा डाला हुआ है और बारीकी से हर चीज पर निगाह रख रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो जांच के पहलू हैं अब उनको भी साकार करते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस पर खरे उतरने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, एडीजी हो, आईजी हो, सभी की निगाहें इस पूरी घटना पर टिकी हुई हैं और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करने की बात की जा रही है। इससे चंद मिनटों के बाद यहाँ पर जो अधिकारी है वो बिल्कुल मैं लौटूंगी ओवेस आपके पास। चर्चा पर एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों का। एचएस रावत जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आपने चित्तानंद जी को भी सुना और आचार्य राज मिश्र का भी जो यहाँ पर ये कहना था कि आयोजकों को नहीं पता होता है, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और साथ ही साथ क्या पूरी तरीके से सिस्टम पर ही ठीकरा फोड़ देना ये उचित आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल उचित नहीं मानता। सिस्टम पे ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। जो कथा करता है, जो बाबा होता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरी पब्लिसिटी कितनी है और मेरे पास किस प्रकार के लोग हैं और मेरे भक्त किस प्रकार के हैं, वो सब जानते हैं। कथावाचक की नजरों में मंच से सब दिखाई देता है,
कि कहां अव्यवस्था हो रही है, और उसका कंट्रोल करने का अधिकार भी हो जाता है व्यासपीठ से। ऐसा नहीं है कि हम भी प्रवचन करते हैं, हम लोगों को देखते हैं और हमें जहां लगता है कि किसी सम्मेलन में अव्यवस्था हो रही है तो हम ऑर्गेनाइजर को हिंट देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन लोगों को बैठाइए, इनको लाइन में लाइए, उपद्रव मत होने दीजिए। तो जिम्मेवारी तो मेन जो होता है उसी की होती है, वही पीआर कंपनी तय करता है। बाबा ने भी तो पीआर कंपनी तय की होगी ना, ऑर्गेनाइजर जो होंगे उनको ही तो बोला होगा कि आप ऑर्गेनाइज करिए। तो सब कुछ इसमें दोषी सबसे बड़ा बाबा है और बाबा की जिम्मेवारी है। उसके बाद जो जिम्मेवारी आती है, जिन लोगों ने परमिशन ली थी, जिन्होंने झूठ बोला था प्रशासन को कि हमारे यहाँ 1200 लोग आएंगे और जहां लाख आदमी आए हैं, प्रशासन उसी प्रकार से तैयारी करता है। इसलिए सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ये गलती को थोपना उचित नहीं है। गलती इसमें ऑर्गेनाइजर की भी है और बाबा की भी है। जी आसमा जी। बिल्कुल, आचार्य मिश्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले मैंने ये नहीं कहा है कहीं भी कि नहीं जी ऑर्गेनाइजर की गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप ये तो कह रहे थे ना कि आयोजकों को नहीं अंदाजा होता इस बात का। आयोजकों को नहीं, मैंने कहा कथा जो व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि वो व्यक्ति वहां से, उनको नहीं पता होता है कि उनके कितने अनुयायी हैं, उनको कितना पसंद करने वाले, कितना विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे अभी भी हैं कि हादसे के बाद भी वो बाबा पर भरोसा कर रहे हैं। आसिमा जी, अभी बागेश्वर धाम का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें वहां आने की संख्या, एक पंडाल बनाया गया जिसमें आने की संख्या का अंदाजा था कि शायद 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे। उसके बाद 3 पंडाल लगातार आपको थे, तब भी यहाँ भीड़ जुटी थी, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए थे, आश्रम खुला हुआ था। अब ये खेत दोनों तरफ, ये गांव के खेत हैं, ये बहादुरपुर गांव है जो आप देख रहे हैं, ये और सीधा रास्ता गांव की तरफ पानी भर रहा है, खेतों में पानी, क्योंकि बारिश लगातार रात से यहाँ हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश है, बिल्कुल बारिश नहीं रुक रही है। और गांव की पगडंडियों के सहारे आगे चलकर देखते हैं कि आश्रम क्या है, कैसा है और किस तरीके की व्यवस्था है। हालांकि एक सीरीज भी आई थी आश्रम, उसमें जो चीजें दिखाई गई थी वो काफी हद तक शुरुआती दौर पर तो यहाँ से मिल रही हैं। जो रहन सहन है बाबा का, जिस तरीके से वो गोगल्स लगाते हैं, सन ग्लासेस लगाते हैं और गिरवे वस्त्र नहीं पहनते हैं, पैंट शर्ट, अच्छे अच्छे शूज, महंगे शूज, लग्जरी जीवन जीते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई बाबा है और जिसने संन्यास ले लिया है, उनकी धर्मपत्नी भी साथ बैठती हैं, तो फिर वो इस तरीके का आचरण क्यों? लेकिन लोगों की दीवानगी है उनके प्रति। ये कल भीड़ में आपको पता ही लग गया सिकंदराबाद में, क्योंकि जहां राजनेताओं को एक रैली करने के लिए पूरी व्यवस्था लगानी पड़ती है, हजारों की भीड़ जुटाने के लिए पूरे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, लाखों रुपए बहाने पड़ते हैं, वहां बाबा की एक आवाज पर, एक ओंकार पर अगर इतनी भीड़ जुट रही है तो आप समझ लीजिए कि आसानी से उन पर हाथ डाला जाना आसान नहीं होगा। हालांकि एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन देर सवेर अगर वो नाम आता है तो ये समझा जा सकता है कि ये जो 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, ये कह रही हैं चीख चीख के कि अगर हमारी मौत हुई है तो हमारी मौतों का गुनहगार क्यों है? अगर ये समागम किया, ये बाबा इतना ही काबिल था, तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से क्यों नहीं की? वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, कासगंज, न्यूज स्टेट, उत्तर।